नमस्कार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी 60% से अधिक लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। एक तरह से कहा जाए कि जो उनकी मुख्य जीविका है खेती बाड़ी है। कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और साथ में सतत विकास के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना की शुरुआत की। तो योजना है क्या और उसके क्या उद्देश्य हैं, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर राकेश सिंह। डॉक्टर साहब, आपका दूरदर्शन केंद्र वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। ये बजट की शुरुआत जो है वित्त मंत्री महोदया ने कृषि को विकास का इंजन बताते हुए शुरू की अपनी बजट भाषण। तो ये प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना है क्या, और उसी के साथ वित्त मंत्री ने इसको लॉन्च भी किया। जी, आपने सही कहा कि इस बार बजट में जो प्रस्ताव कृषि में प्रस्ताव रहा और कृषि को भविष्य का इंजन मानते हुए, ग्रोथ इंजन मानते हुए इस पर फोकस भी रहा और एक बहुत ही फ्लैगशिप योजना शुरू की गई, करने की घोषणा की गई, जिसको कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के नाम से जाना जाएगा। देखिए, विकसित भारत जो 2047 तक हमारा लक्ष्य है, उसके दो जो मुख्य बिंदु हैं कि जीरो पॉवर्टी हो जाए और इंडिया को, भारतवर्ष को पूरे विश्व का एक फूड बास्केट के रूप में डेवलप किया जाए। इसको लक्ष्य रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है और इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारा मार्केटेबल सरप्लस रेशियो है वो बढ़े। अब समस्या ये है कि हम जो ज़मीन है उसको नहीं बढ़ा सकते, जो नेट सोन एरिया है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए कि संसाधन सीमित है। तो इस कार्य को, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को किस तरह से बढ़ाया जाए और उसी के द्वारा एग्रीकल्चर की ग्रोथ को रेगुलेट किया जा सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि कृषि में आधुनिक तकनीक को अपनाया जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो इस योजना के तहत पूरे देश में 100 जिलों को सिलेक्ट किया जाएगा, चयनित किया जाएगा, जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जिसका एक क्राइटेरिया है, जिसमें कि उसकी लो प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो कम उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं या जिले हैं, जी, उन्हीं को चयनित किया जाएगा उनको, तथा वहाँ कृषि का जो ग्रोथ है वो मॉडरेट हो। तीसरा ये है कि जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, जो क्रेडिट का कंजम्पशन है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो भी कम हो। तो ये माना जाएगा कि इसके पहले जो नीति आयोग के सुझाव से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का सिलेक्शन हुआ था, वही क्राइटेरिया इसमें लागू की जा रही है, क्योंकि वो हर जिले का एक इंडेक्स बना हुआ है नीति आयोग के पास। होता यह है कि इस तरह के ज़िलों का जब चयन किया जाता है तो उसमें पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल में ये देखा जाता है कि यहाँ पे ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए जो कम प्रोडक्टिविटी वाली, लो प्रोडक्टिविटी जो जिले, उन्हीं को चयनित किया गया। जी, उनको चयनित किया जाएगा कि वहाँ पोटेंशियल है, क्योंकि यदि हम इमर्जिंग और बड़ी इकोनॉमी के रूप में विकसित होना है तो इंडिया में, भारतवर्ष में प्राइमरी सेक्टर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कृषि अर्थव्यवस्था है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। जी, और उसको यदि 5% ग्रोथ तक हम ले जाते हैं तो बाकी सेक्टर भी और तेज़ी से ग्रो करता है, क्योंकि वही एक बैकबोन है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का। मतलब कृषि पर बहुत सारे उद्योग भी आधारित है। कैसे कहा लिया जाए कि अगर हमारा कृषि क्षेत्र सुधरता है तो बाकी और क्षेत्र जो है, बाकी क्षेत्रों में अपने आप सुधार हो जाता है। तो योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है, क्यों इस योजना की ज़रूरत पड़ी डॉक्टर साहब? तो इस योजना की जो आवश्यकता पड़ी, जैसा कि मैं बताया कि कृषि के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उत्पादकता को बढ़ाना है, तो इसमें 4-5 बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया है। पहला तो यह है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब जो ये तकनीकी विकास है वो अन्य विकास, इस बार पूरा कंप्लीट पैकेज के रूप में इसको देखा जा रहा है कि हम नई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में, चाहे वो सीड के रूप में हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट जो एग्रीकल्चर है, परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके अनुरूप हम खेती को हम टेक्नोलॉजी किसानों को दें। वाटर इफ़िशियंसी, वाटर यूज इफ़िशियंसी, जो पानी है उसकी यूज़ की क्षमता को बढ़ाएं। इन सब को ले करके एक जो तकनीकी विकास है उसको प्रमोट किया जाएगा। दूसरा, इसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के विविधीकरण पर भी जोर है, क्योंकि जो अभी भारत सरकार की तरफ से, जो NSSO की तरफ से जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया है
हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वह भी यह इंडिकेट करता है, बड़े सैंपल साइज पे वो रिजल्ट आता है उसका, वो इंडिकेट करता है कि जो हमारी कंजम्पशन जो क्षमता है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जा रही है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क। तो इसमें एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी योजना है कि एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करके किस तरह से हम हाई वैल्यू क्रॉप्स को, हाई वैल्यू कमोडिटीज़ को प्रमोट करें। तो तीसरी यह है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कि इसमें गांव पंचायत लेवल और ब्लॉक लेवल पे स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी को प्रमोट किया जाएगा। और जो भी किसान हैं उनको जो तकनीकी के साथ साथ जो मशीनरी की ज़रूरत है, इसीलिए उनको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देने की व्यवस्था है, जिससे कि वो मशीनरी भी खरीद सकें सब्सिडी के आधार पर, और पूरा एक कंप्लीट वैल्यू चेन जिसको कहते हैं उसको विकसित करने की योजना है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि फसल कटाई उपरांत, जिसको हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, काफ़ी बर्बाद हो जाता है। तो इस योजना में किस तरह से फसल प्रबंधन की बात कही गई है कि जिससे कि लॉसेज कम हो? देखिए, यह जो नई योजना आई है इसमें जैसा कि मैं बताया कि पूरा वैल्यू चेन, यानी उसकी बुआई के पहले से लेकर सीड से लेकर के, कि उसको सीड की उपलब्धता, जितने इनपुट हैं उसकी उपलब्धता कराई जाएगी, जितनी नई तकनीकी है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर इसका एक पार्ट है, कि किस तरह से अब नई नई तकनीक, आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के ड्रोन से लेकर के सबका समावेश हो गया है कृषि में। तो इन सबका सबको इंटीग्रेट, सबको सहायता दी जाएगी इसके माध्यम से। और फसल उत्पादन के बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं, चाहे वो स्टोरेज के दौरान हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो, या प्रोसेसिंग के दौरान हो, तो ये पूरा बुआई के पहले से लेकर के और कंज्यूमर तक पहुंचने तक, ये पूरी जो चेन है, श्रृंखला है, आपूर्ति श्रृंखला है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है कि इसमें तकनीकी का समावेश करके किस तरह से गुणवत्ता युक्त भोज्य पदार्थ उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जा सके और किसान को उसका लाभ मिल सके। और डॉक्टर साहब, आज भी देखा जाए तो कृषि में एक तरह से कहा जाए कि हमारी जो खेती है वर्षा आधारित ज़्यादा है, 50% ही एक तरह से कह लिया जाए कि हमारी जो फसल है वहाँ सिंचाई की व्यवस्था है। और इसमें प्रधानमंत्री धन कृषि योजना में सिंचाई की भी बात कही गई है कि इसको कैसे विकसित किया जाए। तो इस दिशा में किस तरह से मतलब काम करने की ज़रूरत है? जी देखिए, सिंचाई एक इस योजना का एक मुख्य कंपोनेंट है, आपने बिल्कुल सही कहा। और सिंचाई के लिए उसमें प्राविधान है, और जो सिंचाई का प्राविधान है उसमें वाटर यूज इफ़िशियंसी को ध्यान में रखा गया है कि किस तरह से स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, जो कि एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर का भी पार्ट है, मतलब जो हमारी आधुनिक सिंचाई की तकनीक है। तो यह हर किसान, जो कि किसान इसको, जो सीमांत और लघु किसान जो इसके लाभान्वित होंगे, लाभार्थी होंगे, उन तक यह योजना में सिंचाई की पूरी व्यवस्था एश्योर की जाएगी, जिससे कि सिंचाई की क्षमता जब बढ़ेगी तो उत्पादकता भी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, कौन कौन से लाभार्थी इसमें शामिल है और कौन कौन सी संस्थाएं जो है एक तरह से कहा जाए कि प्रधानमंत्री धन योजना में काम कर रही हैं? जो 100 जिले चयनित किए जाएंगे, इसमें जो मुख्य लाभार्थी होगा वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जोत का आकार जो है वो छोटा है। ऑल इंडिया लेवल पे 1.08 हेक्टेयर हमारे औसत जोत का आकार है। 86% किसान हमारे सीमांत और लघु श्रेणी में आते हैं, वो इसके लाभार्थी होंगे। लेकिन जो लाभ मिलेगा संस्थाओं को, वो जो सहकारी संस्थाएं हैं, जो FPO हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कि अपना मार्केट एक्सेस बढ़ाना चाहते हैं, यानी किसानों के उत्पाद को अच्छा मूल्य दिलाने के लिए बाज़ार में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए जो उनको सहायता चाहिए वो इस योजना में निहित है। तो वो भी इसके लाभार्थी होंगे। जो नए एग्री स्टार्टअप हैं, जिससे कि सीधे किसानों को लाभ मिल सकता है और उपभोक्ता को भी लाभ मिल सकता है, उस एग्री स्टार्टअप को भी इस योजना को लाभ देने के लिए समावेशित
किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो स्पेशली जो महिलाओं से संबंधित हैं उनको ये प्राविधान रखा गया है कि उनको यदि क्रेडिट की आवश्यकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, उनको उसको उपलब्ध कराया जाए जो कि वो इसके पार्ट हो जाए। तो इस तरह मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स, FPO, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्री स्टार्टअप, वोमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सभी इसके पार्ट होंगे। और अंततोगत्वा जो हमारी रूरल कम्युनिटी है, जो ग्रामीण समुदाय है, जो उसकी जिसको कि रोजगार की सुविधा मिलेगी, रोजगार सृजन होगा, ये सभी इसके लाभ पाएंगे। हाँ, इसमें एक बात कही गई है कि एक गांव को समृद्ध बनाना है, गांव को सशक्त बनाना है, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो डॉक्टर साहब, एक तरह से कहा जाए कि जलवायु परिवर्तन भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इसमें ये भी बात कही गई है कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रख करके ही हम कृषि का विकास कर सकते हैं। जी, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसी हिसाब से वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं। जितनी क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो वैरायटी हो या दूसरी तकनीकी हो, उसी हिसाब से विकसित की जा रही है। चूँकि किसान अचानक इसको अडाप्ट नहीं कर पाता, इसीलिए इस योजना के माध्यम से वह सारी तकनीकी किसान तक पहुंचानी है, जिससे कि वो इसके लाभ को समझे और किसी भी स्थिति में हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है, कृषि का जो ग्रोथ है, वो रुक न पाए और डेवलपमेंट होता रहे। इसलिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे विशेष फोकस है इस योजना में, और इसकी ज़रूरत भी है, इसलिए कि देखने में भी आ रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि फूड सिक्योरिटी के लिए क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चुनौती रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शक भाइयों को जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।